Hello everyone. Today we are starting chapter 15 polymers. तो पहले polymers को define करेंगे और उससे भी पहले उसको थोड़ा सा उसको break करेंगे words को. Poly means होता है many and mer means होता है units. That is many units को अगर हम join कर दें तो हमें मिलेगा polymer. बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है बिकॉज क्योंकि हम इसको कई पॉलीमर्स ऐसे हैं जिनको हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं. जैसे पॉलीथीन काफ़ी बैन भी हो चुकी है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन हो गई है, फिर भी उसको पॉलीथीन यूज़ करते हैं. एंड जिन यूनिट्स को हम बार बार यूज़ करते हैं, जोड़ते हैं, आपस में ज्वाइन करते हैं, उनको रिपीटिंग यूनिट्स कहते हैं. रिपीटिंग यूनिट्स कहेंगे या मोनोमर्स कह सकते हैं. मोनो मीन्स सिंगल एंड मर मीन्स यूनिट. तो वो सिंगल यूनिट जिसको बार बार अगर आप ज्वाइन करेंगे तो हमको पॉलीमर्स मिलता है. दैट इज़ द पॉलीमर्स की अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो कह सकते हैं कि दे आर द मैक्रोमोलिक्यूल्स. क्योंकि जब कई यूनिट्स आपस में जुड़ जाएंगी तो वो मैक्रोमोलिक्यूल बन जाएगा, बृहद अणु बनेगा. एंड क्योंकि बिग बनेगा मॉलिक्यूल तो इट विल बी हैविंग हाई मॉलिक्यूलर मास अबाउट 10⁻³ से 10⁻7 यूनिफाइड मास. And they should have many repeating units, many monomers. उनसे मिलके बनेगा, एक या दो से नहीं बनता है. And these monomeric units should be joined with strong covalent bonds. तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपकी डेफिनेशन में होनी चाहिए. तो प्रॉपर एक डेफिनेशन बनाएंगे by inculcating these points. Now we are moving towards the classification of polymers. How they are classified, उनका वर्गीकरण पढ़ना है. तो हेडिंग इज क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स. बहुलकों का वर्गीकरण. फर्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन या सोर्स कह सकते हैं या स्रोत कह सकते हैं कि क्या उनका स्रोत है, कहाँ से उनका ओरिजिन है. इसमें फर्स्ट वन इज वी आर टेकिंग नेचुरल पॉलीमर. सेकेंड वन इज सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स एंड द थर्ड वन इज सिंथेटिक पॉलीमर्स. Firstly, we are taking natural polymers. As the name indicates, प्राकृतिक बहुलक होते हैं जो नेचर से हमें एज इट इज मिलते हैं, कोई प्रोसेसिंग नहीं. फॉर एग्जाम्पल स्टार्च ले रहे हैं, जो स्टार्ची वेजिटेबल्स आते हैं या जो आलू को जब काटते हैं तो उसमें से वाइट कलर का लिक्विड निकलता है. देन स्टार्च, सेलुलोज जो कि सेल वॉल इनसे बनती है. अब नेचुरल रबर भी ले सकते हैं, ये भी प्लांट से ही मिलता है. और आप प्रोटीन्स जो हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, ऑल दीज आर द नेचुरल पॉलीमर्स. एंड सेमी सिंथेटिक लेने से पहले हम लोग सिंथेटिक पॉलीमर्स की तरफ जाएंगे. सिंथेटिक पॉलीमर्स जो होते हैं दीज आर द मैन मेड पॉलीमर्स जो कि लैब में सिंथेसाइज किए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल बेकेलाइट जिससे इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनते हैं, मेलामाइन जिससे अनब्रेकेबल क्रॉकरी बनती है. देखा होगा मेलामाइन क्रॉकरी घरों में यूज़ होती है, अगर गिर जाती है तो वो टूटती नहीं है. देन वी आर टेकिंग अप सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स जो इन दोनों पॉलीमर्स के बीच के होते हैं. दैट इज हम नेचर से उनको लेते हैं बट उसमें कुछ केमिकल रिएक्शन करके और उनको इम्प्रूव करते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को. वो सेमी सिंथेटिक बोलते हैं. जैसे कि सेलुलोज एसीटेट, इसको रेयन भी कहते हैं. तो सेलुलोज जो है नेचर से लिया बट उसको कुछ रिएक्शन करा के तो उसको सेलुलोज एसीटेट बना रहे हैं ना. सेलुलोज नाइट्रेट, तो ये भी जो है नेचर से लिया बट उसको कुछ केमिकल रिएक्शन करा के उसको जो है सेमी सिंथेटिक बनाया गया. सो दिस वन इज द फर्स्ट क्लासिफिकेशन. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर कि पॉलीमर्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उस पर बेस्ड ये क्लासिफिकेशन है. सेकेंड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर. फर्स्ट वन इज लीनियर पॉलीमर, रेखीय बहुलक. एज द नेम इंडिकेट्स, इसमें रेखीय पॉलीमर्स होते हैं. दैट इज जो पॉलीमरिक चेन होती है वो लॉन्ग पॉलीमरिक चेन्स होती हैं.
फाइबर लाइक होती हैं, रेखीय होती हैं। एंड जब ये रेखीय होती है, अगर इनको एक के ऊपर स्टैक करेंगे तो इनको कॉम्पैक्टली पैक्ड कर सकते हैं, कम स्पेस में कॉम्पैक्टली पैक्ड कर सकते हैं, इसीलिए इनकी हाई डेंसिटी होती है। एंड देयरफॉर द एग्जांपल इज हाई डेंसिटी पॉलीथीन, शॉर्ट में इसको HDP भी कहते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल जो PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो वायरिंग घरों में करते हैं तो जो उसमें काफ़ी PVC यूज़ होता है, या जो कॉपर वायर्स होते हैं उसके ऊपर जो कोटिंग होती है जिससे करंट ना लग जाए हम लोग को फॉर सेफ्टी पर्पस, तो उसके ऊपर PVC कोटिंग ही होती है। सेकेंड इज ब्रांच्ड पॉलीमर, दैट इज शाखित बहुलक। ये इसमें भी लीनियर पॉलीमरिक चेन्स होती हैं, और इसमें कहीं कहीं से साइड चेन्स निकल आती हैं, ब्रांचिंग हो जाती है, देयरफॉर इनको ब्रांच्ड पॉलीमर कहते हैं। ठीक है, ब्रांचिंग कैसे होती है कि पॉलीमरिक चेन्स तो होती हैं, कार्बन की चेन होती है, और बिकॉज ऑफ सम हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर जिस पे वो रिएक्शन कैरी आउट हो रही है, कहीं ना कहीं से किसी कार्बन से एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है, निकल जाता है, तो वो कार्बन की वैलेंसी फ्री हो गई, फिर वहाँ पे पॉलीमरिक चेन छोटी सी स्टार्ट हो सकती है, देयरफॉर वहाँ से ब्रांचिंग आ जाती है। एंड अगेन अगर इन पॉलीमरिक चेन को एक पर स्टैक करेंगे तो प्रॉपर्ली स्टैक नहीं होंगी, कुछ ना कुछ बीच में स्पेस रह जाएगी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ब्रांचिंग, तो वहाँ पे एयर एंट्रैप्ट होगी, तो जिसकी वजह से इनकी लो डेंसिटी होती है, इसीलिए एग्जाम्पल हो जाएगा लो डेंसिटी पॉलीथीन। ये एग्जाम्पल हो गया, इसको शॉर्ट में LDP कहते हैं। थर्ड वन इज क्रॉस लिंक्ड या नेटवर्क स्ट्रक्चर, चालक बहुलक इसको कहते हैं। इसमें जो होता है पॉलीमरिक चेन्स होती हैं, उनमें बहुत एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग होती है, एक चेन दूसरी चेन से बहुत एक्सटेंसिव लिंकिंग से जुड़ी हुई होती है। और ये किन पॉलीमर्स में मिलता है, जिनमें बायफंक्शनल या ट्राईफंक्शनल मोनोमेरिक यूनिट्स होते हैं। दैट इज ये पॉलीमर्स ऐसे मोनोमर्स से, ऐसे एकलक से मिलके बने हों जिनमें 2 क्रियात्मक समूह या 3 क्रियात्मक समूह उपस्थित हों, तब ये क्रॉस लिंकिंग होती है। एग्जाम्पल इसका बेकेलाइट, मेलामाइन, इनके स्ट्रक्चर्स पढ़ने भी हैं तो आपको फिर समझ में भी आएगा कि ये क्रॉस लिंक्ड कैसे हुए हैं। Now the third classification is based on mode of polymerization. इस क्लासिफिकेशन को लेने से पहले पॉलीमराइजेशन के बारे में बात करेंगे। थर्ड वन इज ऑन द मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन को हिंदी में कहेंगे बहुलकीकरण, दैट इज वो प्रोसेस जिससे मोनोमर्स जुड़ के पॉलीमर बनाते हैं या एक लक जुड़ के बहुलक बनाते हैं। इस प्रोसेस को, इस प्रक्रम को पॉलीमराइजेशन कहते हैं, और उसके बेसिस पे भी 2 तरीके के मोड यानी प्रकार होते हैं कि किस तरीके से जुड़ रहे हैं। तो फर्स्ट वन इज एडिशन पॉलीमराइजेशन, दैट इज हिंदी में कहेंगे तो योगात्मक बहुलकीकरण। और जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि हर चीज़ उसमें ऐड हुए से मोनोमर से वो ऐड हो जाता है, 2 + 2 = 4। और ऐड होने के लिए जो मोनोमेरिक यूनिट्स होती हैं, ऐसी मोनोमेरिक यूनिट्स होनी चाहिए जिसमें डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड्स हों, तभी वो सब आपस में जुड़ सकती हैं। दूसरा पॉइंट इसमें की पॉइंट जो होता है वो दैट इज नो बाय प्रोडक्ट, कोई भी बाय प्रोडक्ट इसमें नहीं होता है। जितने भी मोनोमर्स आपने लिए वो सब एडअप हो जाएंगे, 2 + 2 = 4, नो रिमेनिंग रेजिड्यूज। एग्जाम्पल ले लें तो पॉलीथीन एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें ये इथीन से मिलके बना हुआ है, ये इसके n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेंगे और कैसे पॉलीमराइज होते हैं कि ये डबल बॉन्ड जो है वो टूटेगा, होमोलिटिक क्लीवेज होगी, दैट इज आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड each carbon getting one electron, that is each carbon is having free valency। तो फ्री वैलेंसी को हम इस तरीके से शो करेंगे कि दोनों की फ्री वैलेंसी हो गई और बीच का डबल बॉन्ड टूट गया। ऐसे ही और भी इथीन मॉलिक्यूल से सबका डबल बॉन्ड टूट जाएगा और जो कार्बन है उनकी एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। दैट इज इतना पार्ट बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसी को कहेंगे पॉलीथीन एंड दिस इज इथीन। इथीन मॉलिक्यूल्स लेंगे तो वो पॉलीमराइज करके क्या देंगे, पॉलीथीन। एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं जिसमें
ब्यूटा 1,3-डाइन, नाम लिख लें, ब्यूटा 1,3-डाइन। देख सकते हैं ब्यूटा स्टैंड्स फॉर द 4 कार्बन एटम, द वर्ड रूट है ब्यूटा। 1 और 3 पे फर्स्ट कार्बन थर्ड कार्बन डबल बॉन्ड बना रहे हैं, डाइन। एंड स्टाइरीन, स्टाइरीन जो है दिस इज स्टाइरीन। दोनों के n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेंगे, ये पॉलीमराइज करेंगे। अगेन कैसे पॉलीमराइज करेंगे, फर्स्ट से देख सकते हैं कि जो डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड टूटेगा तो इन दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी। सिमिलरली जब यहाँ का डबल बॉन्ड टूटेगा तो थर्ड और फोर्थ कार्बन की भी वैलेंसी फ्री हो जाएगी। पहले बना लेते हैं। फर्स्ट कार्बन की वैलेंसी फ्री हुई, सेकेंड और थर्ड कार्बन और फोर्थ कार्बन की भी वैलेंसी फ्री हो गई। जो सेकेंड और थर्ड कार्बन की वैलेंसी हुई बिकॉज दे आर एडजेसेंट टू ईच अदर, एक दूसरे से के बगल में है, तो ये आपस में फिर से ज्वाइन करके वहाँ पर डबल बॉन्ड बना लेंगे। स्टाइरीन का भी है क्योंकि इसमें पास डबल बॉन्ड है, तो ये एक बॉन्ड टूटेगा और इन दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री होगी, तो यहाँ पे ज्वाइन कर जाएगा और C6H5 लास्ट वाले कार्बन की वैलेंसी फ्री ही रहेगी और ये इतना पार्ट बार बार रिपीट करेगा, तो इसी को हम कहते हैं ब्यूना एस। एस स्टैंड्स फॉर स्टाइरीन। तो ये आपके दो एग्जाम्पल्स हुए, समझ में आया होगा कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अगर होते हैं तो किस तरीके से वो पॉलीमराइज करते हैं। नेक्स्ट वन इज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन को हिंदी में कहेंगे संघनन बहुलकीकरण। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, इसकी भी कुछ की पॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज जो मोनोमेरिक यूनिट्स होती हैं दे शुड हैव बाईफंक्शनल और ट्राईफंक्शनल ग्रुप्स होने चाहिए। इसके बारे में भी बात कर चुके हैं कि जो मोनोमेरिक यूनिट्स होती हैं उसमें 2 क्रियात्मक समूह या 3 क्रियात्मक समूह होने चाहिए और इसमें यस दे डू हैव सम बाय प्रोडक्ट्स जब वो रिएक्शन होगी। फॉर एग्जांपल कुछ छोटे मॉलिक्यूल्स निकलते हैं जैसे कि वाटर निकल गया, अमोनिया निकल गया, HCl है, एक्सेट्रा। इस तरह से कुछ कुछ छोटे मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग द रिएक्शन निकलते हैं। फॉर एग्जाम्पल नायलॉन 6,6, इसके मोनोमर्स हैं हेक्सामिथिलीन, डायअमीन, ठीक है, एंड एडिपिक एसिड। ठीक है, क्योंकि पॉलीमर बनाना है तो दोनों के n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही लेने हैं, पॉलीमराइज करेंगे। उसको देख लेंगे कैसे होता है कंडेंसेशन। जब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी और रिएक्शन पढ़िए कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीन्स आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं। यहाँ से एक हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ से OH निकलेगा, तो यहाँ से वाटर ये निकल गया, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाटर निकल जाएगा, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। सिमिलरली यहाँ जो NH2 ग्रुप है तो बगल में कोई एडिपिक एसिड, क्योंकि n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिया है तो अमीन से एसिड वाला ग्रुप रिएक्ट करेगा, तो यहाँ से एक H निकलेगा और वहाँ से OH। सिमिलरली यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एंड है इस फ्री एंड पे, तो इसको जो है यहाँ से OH निकलेगा और बगल वाले से H निकलेगा अमीन्स से, तो यहाँ वाटर निकल जाएगा। और तो इसको फिर से लिख लें तो एक H ही बचेगा यहाँ पे क्योंकि एक निकल चुका है, CH2 6NH, और यहाँ पे OH निकल चुका है तो C डबल बॉन्ड O, देन CH2 4 C डबल बॉन्ड O, और ये OH निकल चुका है। दैट इज दिस मच पार्ट, ये बार बार रिपीट होगा और इसी को कहते हैं नायलॉन 6,6। तो नाम लिख लें मोनोमर्स का, इट इज हेक्सामिथिलीन डायअमीन एंड इट इज एडिपिक, ये कॉमन नेम है एडिपिक एसिड। एक क्वेश्चन बनता है, बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है कि नायलॉन 6,6 को हम 6,6 क्यों कह रहे हैं, व्हाई नॉट 66? The reason is because it has 2 types of monomeric units and each monomeric units have 6 carbon. 2 प्रकार के एकलक हैं और इससे प्रत्येक एकलक में 6 कार्बन होते हैं। इसको CH2 को होल 6 लिखा है, दैट इज 6 कार्बन। यहाँ पे CH2 को होल 4 लिखा है, 5th कार्बन यहाँ से आएगा और 6th कार्बन यहाँ से आएगा, therefore it is called और यहाँ पे स्मॉल मॉलिक्यूल वाटर निकल रहा है, therefore it is called condensation polymerization. Next, the fourth polymerization is it is based on the basis of type of monomers.
fourth one is on the basis of types of monomers. First one is homopolymers. होमो मीन्स होता है सेम, दैट इज ये पॉलीमर्स सेम टाइप के मोनोमेरिक यूनिट से मिलके बने होते हैं. फॉर एग्जाम्पल जो भी हम कर चुके हैं पॉलीथीन, इसमें सिर्फ एक ही टाइप का मोनोमर यूज हुआ है इथीन, उसी के n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिया है. पीवीसी कुड बी द नेक्स्ट एग्जाम्पल. विनाइल क्लोराइड एक मोनोमर होता है और इसी को कई बार रिपीट करते हैं तो पीवीसी. टेफ्लॉन भी एग्जाम्पल हो सकता है, इसके बारे में भी और आगे पढ़ेंगे ही. दूसरा है कोपॉलीमर्स. कोपॉलीमर्स वो पॉलीमर्स होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा तरीके के मोनोमर्स यूज होते हैं, मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोमर्स, दैट इज एटलीस्ट 2 टाइप्स ऑफ मोनोमर्स होंगे. एग्जाम्पल अगर इसकी बात करें तो जो अभी एक लोग पढ़ चुके हैं, ब्यूना एस, सिमिलरली ब्यूना एन भी कह सकते हैं, जिसमें एक से ज़्यादा तरीके के मोनोमर्स यूज होते हैं. आगे और डिटेल में पढ़ेंगे. नेक्स्ट next classification is on the basis of types of intermolecular forces. On the basis of types of intermolecular forces, that is अंतरा आणविक बलों के आधार पे ये क्लासिफिकेशन बनाया गया है. बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है. फर्स्ट वन इज इलास्टोमर्स. इलास्टोमर्स नाम से ही समझ में आ रहा है, दैट इज दे हैव इलास्टिक प्रॉपर्टीज लाइक रबर. जैसे कि रबर होता है वैसे इनकी भी इलास्टिक प्रॉपर्टीज होती है, इसको खींच सकते हैं. एंड दैट इज दे हैव वीकेस्ट. इस कैटेगरी में इस क्लासिफिकेशन में 4 कैटेगरीज हैं. तो अमंग दोज 4 इट हैज वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं. ठीक है. और एग्जाम्पल इनकी बात करें तो ये रबर जो होते हैं, चाहे वो नेचुरल रबर हो क्योंकि उनको स्ट्रेच कर सकते हैं, नेचुरल रबर या आर्टिफिशियल सिंथेटिक रबर है जैसे कि नियोप्रीन. ठीक है. ब्यूना एन, ब्यूना एस. ठीक है. ये सारे एग्जाम्पल है. इलास्टिक प्रॉपर्टीज होती है, वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. नेक्स्ट वन इज फाइबर्स. जैसे कि नेम इंडिकेट्स करता है, फाइबर्स होते हैं लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. दे हैव लॉन्ग पॉलीमेरिक चेन्स. दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाई मॉडुलस. मीन्स आप इनको आप स्ट्रेच नहीं कर सकते हैं. एंड मोर ओवर ये टूटेंगे भी नहीं कि स्ट्रेच करा तो टूट गया, नहीं. और they have strongest among the 4, they have the strongest intermolecular forces. काफ़ी strong होते हैं. फॉर एग्जाम्पल लें तो जितने भी पॉलीएमाइड्स हैं, नाइल 166 जैसे अभी करा, और जो पॉलीएस्टर्स होते हैं, आगे ये सब पढ़ना भी है डिटेल में, तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं. सो नेक्स्ट थर्ड वन इज थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर एंड द फोर्थ वन इज थर्मोसेटिन. दोनों को एक साथ ही लेंगे. थर्ड वन इज thermoplastic polymers. Thermo word represent heat. That is, these polymers they get softened when heated. जब आप इन्हें हीट करेंगे तो they get softened, और जब सॉफ्ट हो जाएंगे तो आप इनको रीमोल्ड कर सकते हैं और रीयूज भी कर सकते हैं. दैट इज, इनको आप रिपीटेड यूज कर सकते हैं. एग्जाम्पल लेंगे तो पॉलीथीन होता है, इसीलिए देखा हो जो रैप पिकर्स होते हैं सड़क पर, या जो गाड़ी वाले भी होते हैं जो प्लास्टिक ले जाते हैं तो उनको फैक्ट्री में रहते हैं, वहाँ पर उनको गला के उसको रीयूज़ कर सकते हैं. जो ड्रेनेज पाइप्स देखे हैं कई बार होते हैं कि वो जो यूज्ड प्लास्टिक से ही उसको रीयूज़ करके ही बनाया गया होता है. फोर्थ वन इज थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स होते हैं. ये क्या होता है, इनमें ऑलरेडी दे हैव
क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर ये पढ़ चुके हैं, क्रॉस लिंक्ड नेटवर्क स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, इनमें ऑलरेडी क्रॉस लिंकिंग होता है। ऑन हीटिंग अगर आप उनको हीट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी वर्ड थर्मो वर्ड आया है, अगर हीट करेंगे दे बिकम मोर एक्सटेंसिव लिंकिंग आ जाती है, मोर एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग इसमें आ जाती है। उससे फ़र्क क्या पड़ता है, दे बिकम इनफ्यूजिबल मास, दैट इज़ ये एक हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाते हैं जिसको आप रीयूज़ नहीं कर सकते हैं, ये वन टाइम यूज़ के लिए होता है। एग्जाम्पल करें तो बेकेलाइट देखा होगा, जो इलेक्ट्रिकल स्विचेस ज़रा से कहीं से जल जाते हैं तो फिर वो यूज़ नहीं किए जा सकते, आपको स्विचेस चेंज ही करने पड़ते हैं। मेलामाइन की जो क्रॉकरी यूज़ करते हैं अनब्रेकेबल होती है, बट उसको गैस पे नहीं चढ़ाते हैं, अगर गैस पे चढ़ाएंगे तो वो ख़राब हो जाएगी। इस पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि कई बार आपसे वो मोनोमर्स दिए होते, सॉरी पॉलीमर्स दिए होते हैं, आपको अरेंज करने होते हैं इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो पहले कर ले, इसी को कर ले कि इलास्टोमर्स सबसे वीकेस्ट होते हैं, फिर थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स होते हैं, और इसी के साथ थर्मो प्लास्टिक पॉलीमर्स, दोनों इसी एक ही कैटेगरी में आते हैं, और फाइबर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आता है कि आप नायलॉन 6 PVC और ब्यूना एन, इनको अगर आप अरेंज करें तो सबसे पहले कौन सा आएगा, ब्यूना एन सबसे वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होगा, देन PVC जो कि थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है, एंड द थर्ड वन इज नायलॉन 6 उसको सबसे लास्ट में रखेंगे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन NCERT बुक्स में दिए भी हुए हैं, उसको फॉलो करेंगे। बाकी का जो चैप्टर है वो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।